यार सिनेमा तो जाके हमने काफ़ी लोगों ने देखी, लेकिन जो बेचारे नहीं जा पा रहे हैं, उनका सबसे बड़ा यही सवाल है कि यार वो नया ओटीटी पर कब रिलीज़ होगी, कहाँ रिलीज़ होगी? लेकिन यमुना जैदी के साथ आपको काम करने में कैसा लगा कि कितनी हाउ हाउ टैलेंटेड शी इज़? कि पाकिस्तानी सिनेमा को ग्रो करने के लिए यहाँ नहीं जाऊँगी, वहाँ नहीं जाऊँगी से निकलना पड़ेगा। तो आप इस बात से एग्री करते हैं? बॉक्स ऑफिस पर पाकिस्तानी मूवीज़ वर्क क्यों नहीं कर पा रही? सबसे बड़ी रीज़न क्या है? क्योंकि द लेजेंड ऑफ मोनालिट के बाद देखिए इतनी तो समझ आ गई है कि ऑडियंस मूवी देखना चाहती है। अच्छा भई हमारे साथ पाकिस्तान के एक बड़े अच्छे डायरेक्टर हुमैन नासिर अली जिनका आजकल नाम बड़ी चर्चों में है, नायाब फ़िल्म की वज़ह से और इनकी एक बड़ी ज़बरदस्त फ़िल्म आजकल पाकिस्तानी सिनेमाज़ के अंदर लगी हुई है नायाब। तो आइए फिर हुमैन नासिर साहब से इस बारे में बात करते हैं। नासिर भाई कैसे हैं आप, ठीक हैं? उमैर भाई कैसे हैं आप? जी, मोहसिन मैं बिल्कुल ठीक हूँ, थैंक यू वेरी मच। आपको काफ़ी मैंने इंतज़ार कराया लेकिन बहुत-बहुत शुक्रिया आपका कि आपने दावत दी लाइव सेशन में आने के लिए। सर आपके टाइम का बहुत शुक्रिया। अच्छा उमैर भाई मैंने तो नायाब देखी है और मेरे को बहुत मज़ा आया और बहुत ऐसी कम पाकिस्तानी फ़िल्में होती हैं जिनको देखने के बाद ऐसा लगता है कि आपका टाइम और पैसा जो है ना दोनों वसूल हो गया। और माशाल्लाह से नायाब को देखने के बाद वाक़ई ऐसा लगा कि नायाब के अंदर इतना दमख़म है कि ऑडियंस को कुछ अलग देखने को मिलेगा। कहाँ से शुरू हुआ आपका ये नायाब का सफ़र? ये नायाब का सफ़र यार ये बड़ा इंटरेस्टिंग है क्योंकि मैं एड फ़िल्म्स बनाता हूँ। आई एम अ टीवीसी डायरेक्टर। सो मैंने एक कैंपेन हुँ। की थी एक प्रोडक्ट के लिए जिसके अंदर सना मीर के साथ हमें वो करनी पड़ी और मुझे कुछ लड़कियाँ जो क्रिकेट खेलती हैं, हमें उनके कुछ इंटरव्यूज़ लेने पड़े थे फॉर दैट कैंपेन टू राइट। सो उस दौरान जब इंटरव्यूज़ ले रहे थे तो बहुत सी लड़कियों की बड़ी म इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ थी, जिसमें से हमने कुछ पता खंगालने की कोशिश की। तो एक बड़ा कॉमन फैक्टर था कि वो उनमें बड़ा पैट्रियोटिक एलिमेंट बहुत ज़्यादा था कि वो दे वांट टू प्ले फॉर पाकिस्तान। उनका एक बड़ा एम जो सबके लिए था कि उनको ग्रीन जर्सी बहुत पसंद थी और उसी चीज़ को लेकर जो है वो आइडिया थोड़ा-सा दिमाग में रहा और फिर मैंने अली अब्बास, बासित नकवी और रुमीना हम तीनों चारों बैठे और हमने कहा कि हमें इसके ऊपर कुछ काम करना है, रिसर्च करनी है और फिर हमने उन्हीं लड़कियों में से कुछ लड़कियाँ हैं जिनके साथ हमारा बड़ा वक़्त गुज़रा। एक हुँ। रामीन जिनमें नाम है, रामीन ने फिर हमें बड़ा वक़्त दिया और हमने उनके साथ टाइम गुज़ारा। ऐसा कि हम कभी चाय के होटल पे चले जाते थे, उनसे बातें करते थे कि क्या होता है, किस तरह से होता है, उनके सपोर्ट सिस्टम्स कौन हैं, उनकी ज़िंदगियों में किसने उन्हें सपोर्ट किया, उनके भाइयों ने, उनके वालिदैन ने, उनकी बहनों ने या उनके किसी कोच ने, उनके मेंटोर्स ने। और फिर उसी तरह से रिसर्च करते-करते हम कैंप्स भी गए, अकेडमीज़ के भी विज़िट किए और ये सब चीज़ें जब हम कर रहे थे, तो उसी दौरान फिर अली और बासित ने उन कहानियों की जितनी रिसर्च उनको उससे मिली, तो उन्होंने कहानी क्राफ़्ट की और उस कहानी के अंदर वो सारे पहलू जो हमें लगता था कि हमारे दिल से बड़े नज़दीक हैं, जो हम पहले ही डिस्कस कर चुके थे कि पैट्रियोटिक एलिमेंट फ़िल्म के अंदर लाज़मी होना चाहिए, कि ये पैट्रियोटिज़्म की बात करती है। शहर तो कराची का की बात एक बात करती मैं है। आपसे पूछना डायरेक्शन के टाइम पे आपके ये फ़िल्म बनाते हुए आपके ज़हन में ये नहीं आया कि यार पाकिस्तानी सिनेमाज़ में कुछ इतना ही यूनिक क्योंकि इतना यूनिक तो हमने नहीं देखा था। अच्छा पाकिस्तान मेंस क्रिकेट के हवाले से हम बात करें फिर भी एक इंटरेस्ट नज़र आता है। आपका दिमाग इस तरफ कैसे गया कि यार बिल्कुल एक यूनिक कंटेंट आपने सिलेक्ट किया और माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त बनाया। इस तरफ कैसे दिमाग गया? इसमें कंटेंट का ये है कि कहानी तो देखें लड़कियों की क्रिकेट की थी, लेकिन वो जब कहानी बनते-बनते और स्क्रीन प्ले जब तक बना और हमने उसकी रिसर्च तह ब तह, लेयर्स बाय लेयर्स उसमें काम किया, तो फिर वो एक शहर की कहानी बन गई। वो एक मिडल क्लास फैमिली की कहानी में कन्वर्ट हो गई और उस मिडल क्लास फैमिली के अंदर जितने किरदार थे, उनकी कहानियाँ हमने एक्सप्लोर की कि किस तरह से शहर ने उनको डेवलप हुआ, वो शहर जो हमने 90s में देखा डिस्रप्शन में, कराची में जो हालात डिस्टर्ब रहे जितने, तो वो किस तरह से इम्पैक्ट करते हैं प्रेज़ेंट लाइफ़्स पर किसी ज़िंदगी में। तो वो कहाँ किरदार फिर नायाब की शक्ल में बना, किसी नायाब जो कि अभी करंट कंटेम्परेरी टाइम की लड़की है, उसकी ज़िंदगी में वो किस तरह से इफ़ेक्ट कर रहे हैं, वो लड़का जो उसका भाई, वो उसकी ज़िंदगी में कैसे इफ़ेक्ट कर रहे हैं। सो ये काफ़ी सारे एलिमेंट्स थे जो कि बनते-बनते फिर नायाब की कहानी में आ गए। तो दूसरी चीज़ ये थी कि आपने ना बहुत अरसा हो गया था कि पाकिस्तानी सिनेमा में ऐसे रिलेशनशिप्स की कहानियाँ हमने नहीं देखी, जिसमें भाई-बहन के रिश्ते को एक्सप्लोर किया हो। जिसमें फादर और सन के रिलेशन को, बाप-बेटे के रिलेशन को एक्सप्लोर किया हो या फिर एग्ज़ैक्टली। ऐसे रिश्तों को एक्सप्लोर किया हो जो कि बहुत ही अरसा हो गया था, ये कहानियाँ किसी ज़माने में बना करती थी
और जब ये बनती हैं कहानियाँ तभी लोग उनसे रिलेट भी करते थे सिनेमा में जो गोअर्स थे। तो वो एक बहुत बड़ा वॉइड था, या तो बहुत ही ऐसे सोशल टॉपिक्स पे कहानियाँ बन रही थी जो कि बहुत ज़्यादा सोशली किसी वाक़ये के ऊपर हैं। आप ये बात बिल्कुल सही बोल रहे हैं, क्योंकि फ़िल्म जब देखने गया था तो दिमाग के अंदर यही चीज़ थी, यार ये क्रिकेट के रिलेटेड फ़िल्म है, लेकिन जो कंटेंट डाला गया ना उसके साथ जो इमोशनल कनेक्टिविटी दी गई, वो आपको ऐसा लग रहा था कि आप सिर्फ क्रिकेट रिलेटेड नहीं बल्कि एक कंप्लीट फ़िल्म देख रहे हो, कंप्लीट कंटेंट, जिसको देखने के बाद आप कहो कि यार वाक़ई ये फ़िल्म होती है। इससे पहले भी जो है मूवीज़ आती रहती हैं पाकिस्तान की, लेकिन उसमें कॉमेडी एंगल ज़्यादा डाल के या इमोशनल एंगल डाल के इतना कहानी में इतना दम-खम नहीं होता जो नायाब के अंदर नज़र आया। वो आपको मोहसिन एक और भी बात है कि लोग बहुत से तो ये पहले से कंसीव कर लिया था सबने और ट्रेलर के बाद के स्पोर्ट्स की कहानी को ज़्यादा उनके दिमाग में थी कि वो जाएँगे तो ये ऐसी जर्नी होगी कि पता नहीं हार्डशिप्स हैं, फिर चीज़ें हैं, फिर बदलती हैं और कोई बायोग्राफिकल एलिमेंट होगा किसी लड़की का कि उसकी जर्नी कैसी है। वो किरदार है, एक फैमिली के अंदर एक लड़की है जिसका जो खेलती है, एक उसका भाई है जिसकी अपनी ज़िंदगी है, एक बाप है जिसका अपना एक पास्ट है, जिसका अपना प्रेज़ेंट है। तो ये कलेक्टिवली एक फैमिली की कहानी थी, जिसके अंदर ऑब्वियसली क्योंकि यमुना सेंट्रल कैरेक्टर प्ले कर रही थी, तो उसपे ज़्यादा फ़ोकस और लाइमलाइट था और फिर शुरू के अंदर जितनी मीडिया न्यूज़ निकली, तो वो उस बारे में थी कि जी वो शी इज़ एक्टिंग, वो रिहर्सल्स कर रही हैं क्रिकेट की। ऑल्दो उनको अपने उस किरदार के लिए सब बड़ा ज़रूरी था उसके अंदर रियलिस्टिकली पोर्ट्रे करने के लिए। लेकिन कहानी तो बहरहाल ये एक फैमिली ड्रामा है, एक अच्छा जिसके अंदर एक स्पोर्ट्स का एक एलिमेंट है, जो बेड है जिसका। अच्छा नुमैर भाई, बात ये है कि फ़िल्म के अंदर जब हमने ट्रेलर देखा या फ़िल्म आने से पहले हर कोई जो है वो यमुना ज़ैदी के बारे में बात कर रहा था। नो डाउट शी इज़ वेरी गुड इन एक्टिंग, बट ये फवाद खान को इतना मतलब ज़बरदस्त किसने बना दिया इनके इस कैरेक्टर को, क्योंकि इतना ज़बरदस्त कैरेक्टर मैंने नहीं एक्सपेक्ट करा था। फवाद खान ने यकीन करें, मैंने जब फ़िल्म को देखा मैं एंड में इतना इमोशनल हो गया। बहुत कम ऐसी फ़िल्में होती हैं जिनको देखते हुए यार आपका दिल हो यार ये क्या था। तो फवाद खान के साथ जो भी कुछ एंड में हुआ, मैं रिवील नहीं करना चाहूंगा कि स्पॉइलर हो जाएगा, जो भी फिल्म देखेगा उसका मजा खराब हो जाएगा। तो उनके कैरेक्टर को किसने इतना जबरदस्त बनाया? देखें, किरदार क्योंकि कहानी में अगर आप पूरी कहानी को एक्सप्लोर करें, तो आपको डाइजेस्ट करें, तो आपको सारे किरदार ही बड़े इम्पोर्टेंट नज़र आएँगे। लेकिन बहरहाल अक्का की क्योंकि रिलेशनशिप इतना अच्छा डेवलप होता है नायाब की कहानी में नायाब के साथ, कि आपके सारे इमोशंस जो हैं वो उसके साथ जुड़ जाते हैं। और फिर जब आप उसके साथ कनेक्टेड हो जाते हैं, तो फिर वो आपको बड़ा ही अपना करीबी किरदार आपके साथ जुड़ जाता है वो आपकी कहानी के अंदर। और मोहसिन एक्चुअली जो कहानी की जीत होती है ना, वो यही होती है कि जब आप किरदारों से मोहब्बत करना शुरू कर दें और जब आप सिनेमा में बैठे हो तो आप कहें कि शायद ये मेरी कहानी का एक हिस्सा है या ये फिर मैं अपने किरदार अपने आप को इस कहानी के इस कैरेक्टर में देखता हूँ। तो चाहे वो अकबर में देखे अपने आप को अक्का में देखे, चाहे वो नायाब में देखे, शाहिद साहब में देखे, प्यारी बाजी में देखे, हर सेक्टर का यानी कि हर एज ग्रुप का जो इंसान है वो जब अपने आप को कहानी में देखेगा, तो उसे कोई ना कोई अपना एलिमेंट उसके अंदर ज़रूर नज़र आएगा। तो वो कुछ ड्रामेटिक एलिमेंट अकबर के पास ज़्यादा थे, आपके इमोशन ज़्यादा उनके साथ अटैच होते हैं, उसकी कहानी के साथ आप रिलेट करते हैं क्योंकि बहुत ही बड़ा हमारा तबका है मिडल क्लास का और इसके अंदर कहीं न कहीं बहुत सारे अकबर मौजूद हैं हमारे खानदानों में, हमारे पूरे पाकिस्तान के हर फैमिलीज़ में आपको एक ऐसा अकबर नज़र आता है, एक ऐसा अक्का नज़र आता है, जो बहुत से किसी न ख्वाब किसी ऐसे फ़ॉर्म होते हैं में जो किसी को अधूरे सपोर्ट रहते कर रहा है। सॉरी, क्या कह रहे थे? बहुत से ख्वाब होते हैं जो अधूरे रह जाते हैं, और अकबर के अंदर जो फिल्म के अंदर वही एलिमेंट नजर आया कि जो ख्वाब अधूरा रहा वो जो है ना वो बहुत ज्यादा और टच। जी और दूसरी चीज़ ये है कि ख्वाब जो है वो सिर्फ़ ये नहीं थे कि वो सिर्फ़ क्रिकेट से रिलेटेड ख्वाब हैं। हमारे यहाँ तो ख़ानदानों में बहुत से लड़कों के बड़े मुख़्तलिफ़ तरह के ख्वाब होते हैं। बहुत से वालिदैन हैं जिनके बड़े मुख़्तलिफ़ तरह के ख्वाब होते हैं। वो अपनी लाइफ़्स को किसी और एंगल से स्टार्ट करते हैं और वो मिडल एज तक पहुँचते-पहुँचते कहीं और पहुँच जाते हैं। तो वो ख्वाब तो कभी-कभी मुकम्मल ही नहीं होते हमारी जिस तरह की सोसाइटी है क्योंकि यहाँ पे लोग मुख़्तलिफ़ तरीके से दूसरे मसाइल हैं ना उनके वो दूसरी चीज़ों में फँस जाते हैं। तो वो बनना कुछ चाहते हैं, हो जा कुछ जाते हैं। तो इस्मानी कहानी में भी एक क्रिकेटर की स्टोरी को हमने थोड़ा-सा बनाया, क्योंकि वो बड़ा रिलेटेबल था बहुत से किरदारों के साथ। तो इसलिए आपको अच्छा अक्का ज़्यादा पसंद भी आया। बाकी बहुत पसंद आया। अच्छा उमर भाई, एक चीज़ ये है कि आजकल सिनेमा तो हमारा इतना ग्रो नहीं कर रहा, लेकिन एक चीज़ हम इंटरनेशनल मार्केट में ये देख रहे हैं कि सिनेमा की मार्केट बहुत नीचे डाउन होती जा रही है। इसकी जगह जो लेती जा रही है वो ओटीटी लेता जा रहा है। तो उसके बारे में कुछ प्लान्स हैं आपके?
जी, देखें ये जो फ़िल्म है ना, ये भी नए 2020 के बाद तो ये सभी को पता है कि कोविड आने के बाद कितना इम्पैक्ट पड़ा सिनेमा के ऊपर, किस हद तक उसके बिज़नेस भी काफ़ी इफ़ेक्ट हुए। लेकिन उससे एक बहुत फ़ायदा भी हुआ और वो ये कि कंटेंट जो है वो मुख्तलिफ़ तरह का बना। आपको और बहुत सारे लोगों के लिए हर तरह का कंटेंट की उसकी एक्सेसिबिलिटी बढ़ गई, वो यानी कि उनके लिए खुल गया उस तक पहुँचना। तो जब वो एक्सेस खुला तो उनका जो देखने का तरीका था या उनकी जो विज़ुअल लैंग्वेज थी या फ़िल्मिंग लैंग्वेज थी, वो भी एलिवेट हुई ना, यानी कि जब आप किताबें पढ़ते हैं, तो आपका कुछ मिज़ाज बढ़ता है, जब आप अच्छा काम देखना शुरू करते हैं, तो आपका मिज़ाज भी उस हिसाब से एलिवेट कर जाता है। तो जो नायाब की जो कहानी है ना और नायाब जो फ़िल्म है हमारी, वो इसीलिए आपको शायद थोड़ी-सी मुख्तलिफ इसलिए भी लगेगी क्योंकि वो ग्लोबली कम्पीट करने के स्टैंडर्ड के हिसाब से इसमें स्क्रीन प्ले की नई फ़ॉर्म्स को सिनेमा में कैमरा ट्रीटमेंट्स को, ब्लॉकिंग को, एक्टिंग को इस तरह से पेश किया या इस तरह से उसको डिज़ाइन किया गया कि वो किस हर तौर से ग्लोबली कम्पीट कर सके जो जितने हमारा कंटेंट अब पूरी दुनिया के सामने मौजूद है। तो हम यकीनी तौर पे इसको बनाए भी उन्हीं स्टैंडर्ड के हिसाब से टेक्निकल तौर पे भी। तो हम होपफुली आफ्टर द इंटरनेशनल रिलीज़ इसकी बड़ी अनाउंसमेंट करेंगे कि ये किस ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म पे जाएगी, ताकि यमुना के जो इंडियन फैन्स हैं वो और बहुत सारे दूसरे फैन्स जहाँ फ़िल्म रिलीज़ नहीं हो रही, वो उसको कैसे देख सकते हैं। क्योंकि मेरे भी बहुत सारे जो है नीचे जितने भी थोड़े बहुत जितनी भी मेरी ऑडियंस है, वो यही बोलते हैं यार सिनेमा तो जाके हमने काफ़ी लोगों ने देखी लेकिन जो बेचारे नहीं जा पा रहे हैं उनका सबसे बड़ा यही सवाल है कि यार वो नया ओटीटी पर कब रिलीज़ होगी, कहाँ रिलीज़ होगी? तो मैं बोला अभी सब्र करो, सब्र का फल मीठा होता है। तो हल्का-फुल्का कुछ क्लू है कि नया कब तक ओटीटी पर आ सकती है? इसका क्लू तो अभी नहीं दे सकते, लेकिन हाँ, ये बहुत बड़ा सरप्राइज़ होगा पाकिस्तानी अवाम के लिए और पाकिस्तानी एज़ अ पाकिस्तानी नेशन के लिए जब हम इसका फाइनली अनाउंस करेंगे कि किस ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म पे जाएगी आफ्टर द क्या इंटरनेशनल रन। कोई कोई इंटरनेशनल ब्रांड है? ये अभी आप हम मेरे ख़्याल से लोगों की उस पे छोड़ते हैं कि वो खुद गेस करें कि वो क्या हो सकता है। क्योंकि क्वालिटी देख के और फ़िल्म देख के लोग खुद ही इसका आइडिया लगा सकते हैं कि क्या होगा। सो लेट्स सी कि क्या हम इसको बताएँगे इवेंचुअली। अच्छा मन में एक चीज़ ये है कि फ़िल्म देखी पूरी से एंड तक के, एंड में कुछ इंडिया-पाकिस्तान वाले मैच को ज़रा खींच दिया जाता तो ज़्यादा मज़ा नहीं आ जाता? इंडिया पाकिस्तान का मैच, हाँ, ये सवाल है, लोग बहुत सारा वेट कर रहे थे, लेकिन ये कि जो क्रिकेटिंग फ़िल्म्स होती है ना, उसके अंदर ड्रामेटिक एलिमेंट्स बड़ा मुश्किल होता है उनको डेवलप पकड़ के रखना। इसीलिए बहुत से लोगों के जिनका ये ख़्याल था कि जी क्रिकेटिंग बहुत ज़्यादा होनी चाहिए थी। कमेंट्री में उरूज फातिमा और वो जब थोड़े-से भी टाइम के लिए आई तो मतलब गूज़बम्प्स आ गए थे, बॉडी में तो तो गूज़बम्प फ़ील हो गए थे। हाँ, सो मैं वही कह रहा हूँ कि जब आप ऐसा ही होता है ना कि जब अभी अब आपको वो थोड़ा-सी तशनीगी रह गई कि और होता तो अच्छा होता, लेकिन अगर वो ज़्यादा होता तो शायद वो अपना मज़ा भी खो देता। और क्रिकेट को शूट करना ये बड़ा इम्पोर्टेंट है कि क्रिकेट को शूट करना, क्रिकेट के अंदर इंटरेस्ट को बरकरार रखना, उसकी डायनामिक्स बड़ी मुश्किल हैं, उसके एंगल्स बड़े मुश्किल होते हैं, उसको तभी बड़ी इंटेलिजेंटली जो क्रिकेटिंग पार्ट है वो बहुत ज़्यादा नहीं है, वो 3 से 5 मिनट ही टोटल क्रिकेटिंग के शॉट्स हैं जिसके अंदर हमने बनाए हैं। तो ये बहुत से लोगों का था कि वो ज़्यादा होता तो अच्छा होता, तो मेरा ख़्याल है वो ज़्यादा होता तो फिर आप इतना इंटरेस्ट ना लेते। क्योंकि कहानी को अब आपको चलें। सम अप करना होता है ना। हाँ, ये भी एक लिमिटेड टाइम होता है, सिनेमा भी एक लिमिटेड टाइम देता है जिसके अंदर कहानी नहीं, को और जब निपटाना होता है। कहानी आपके ऊपर आश्कार हो जाती है सारी और जब आपके कॉन्फ्लिक्ट सारे रिज़ॉल्व हो जाते हैं, तो बस फिर आपको सिर्फ़ एक कॉन्फ्लिक्ट जो रह गया था पूरी कहानी में उसको रिज़ॉल्व करना था। और जब उसको रेज़ोल्यूशन के लिए आपने जितना वक़्त दरकार था वो आपने दिया, उसको फिर आपने क्लोज़ कर दिया पूरी कहानी को वहाँ पर। अच्छा, एक चीज़ फ़िल्म देखते हुए मैंने बहुत नोट करी कि फ़िल्म को कराची के एंगल से बड़ा कनेक्ट किया गया और एज़ कराची का रिहायशी मैं बड़ा इस चीज़ से वो हुआ कि यार वाक़ई ऐसा देखते हुए लगा कि वाक़ई ये ऐसा नहीं लग रहा कि आप कोई फ़िल्म की कोई अपनी तरफ से कहानी डाल दी जिसके अंदर आपको कराची का एक रियल एलिमेंट नज़र आ रहा था। तो वो कुछ पहले से दिमाग में था या फिर एक तो ये कि हम सारे फ़िल्म मेकर्स जो जितना पूरा क्रू और राइटर्स हम सारे मेकर्स हम यहीं कराची में हैं। और तीसरी चीज़ ये कि कराची तो नायाब फ़िल्म का एक पूरा एक कैरेक्टर था ना, शहर। अब बड़ी-बड़ी कहानियाँ आपने देखी होंगी, जैसे इवन कि कहानी जिस फ़िल्म का नाम है, जो कि विद्या बालन की कहानी है, उसके अंदर कोलकाता शहर एक पूरा कैरेक्टर है। पीकू के अंदर आपको बहुत से शहर एज़ अ बैकड्रॉप पूरा नज़र आ रहा होता है। बहुत सी कहानियों के अंदर वो अपने साथ-साथ चल रहा होता है मिज़ाज ना। तो नायाब का जो मिज़ाज है, नायाब की जो कहानी है, उसका एक बहुत बड़ा कैरेक्टर इसका शहर है। इसीलिए इसमें पूरे कराची के जितने इलाके हैं, साउथ से, नॉर्थ से लेके, वो सारों को एक्सप्लोर किया है कहीं न कहीं जगहों पे। इसकी जगहें जहाँ-जहाँ हम दिखा सकते थे, जो बता सकते थे।
तीसरी चीज़ ये है कि कहानी क्योंकि अब आपने देख चुके हैं और बहुत से लोगों ने जो नहीं देखी, लेकिन हमने कहीं तज़किरा भी किया कि क्योंकि कहानी 90s के कराची की डिस्रप्शन भी कहीं न कहीं इसमें बताई गई है और एक फैमिली का इम्पैक्ट उस कहानी के साथ, शहर का इम्पैक्ट उसके लोगों के ऊपर, तो इस वजह से वो एक पूरा एक कैरेक्टर है नायाब के अंदर कराची का। इसीलिए अच्छा आपने अगर हर पहला शॉट अगर आपने देखा हो तो ओपनिंग शॉट है हमारा वो कायद-ए-आज़म के मज़ार से शुरू होता है और बिल्कुल, उसके बिल्कुल। ऊपर नायाब लिखा हुआ आता है। तो मेरे ख़्याल से जो सीरियस वो फ़िल्म ओपनिंग गोअर्स हैं तो उनको भी ऐसी समझ थी में आ गया होगा। वो ओपनिंग ही ऐसी थी जिसको देखकर लग रहा था कि यार वाक़ई के फ़िल्म स्टार्ट से ही ज़बरदस्त होने वाली है। अच्छा कुछ इस पे और भी इंटरनेशनल एक सब मार्केट एक और भी सवाल बस का जवाब दूँगा मोहसिन के बहुत से लोगों ने मुझसे पूछा कि वो समझ नहीं आया कि वो क्या था और क्यों और फिर बाद में कैसे रिवील ऑल्दो वो बाद में रिवील हो भी जाता है। लेकिन कलेक्टिवली जितने इवेंट्स गुज़रे इन द 90s एरा उसको सम अप किया गया था कुछ इवेंट्स को मिलाकर कि जो आपके मेमोइड्स हैं, जो आपकी मेमोरीज़ हैं उस चीज़ों को लेकर, उन चीज़ों को लेकर तो उसके हिसाब से वो पूरा सीक्वेंस शुरू में और बाद में डाला गया था। मैं आपको देखते हुए एक चीज़ और अच्छी लगी कि इतनी बड़ी कास्ट में इतने बड़े-बड़े नाम जैसे नौरीन गुलवानी, जावेद शेख, इसके अलावा फवाद खान, उसामा खान, यमुना जैदी, हर कैरेक्टर की एंगल को आपको देखकर एक अलग कनेक्टिविटी महसूस हो रही थी। मतलब ऐसा नहीं लग रहा था कि कोई भी कैरेक्टर फ़िल्म के अंदर इग्नोर हो रहा हो। तो इतने सारे कैरेक्टर्स को एज़ अ डायरेक्टर मैनेज करना कितना मुश्किल हुआ या फिर आसान था? नहीं मेरे ख़्याल से एक तो ये कि सिलेक्शन ऑफ एक्टर्स बड़ी इम्पोर्टेंट थी, सारे रोल्स के लिए क्योंकि हर रोल बड़ा डिफ़ाइंड किस्म से लिखा हुआ था और हमने उसको बड़े ही तरीके से बनाया था कि हर एक किरदार के पास कुछ ना कुछ करने के लिए हो। वरना हमारे पास कहानियों में किरदार होते हैं, फ़िल्मों में भी देखते हैं लेकिन वो उनके बड़े कोई ना कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, ना उनकी कोई रिज़ॉल्व्स हो रहे होते हैं, ना उनकी कोई इंटरनली उनके ऊपर रिसर्च हुई हुई होती है कि वो किरदार क्यों हैं। तो वो आप जितने किरदार आपने सही कहा कि कहानी में देखे वो बड़े उन सबकी डिफ़ाइंड कैरेक्टर्स थे। इवन कि जो हमारा पहला पोस्टर है जिसके अंदर वो पाँचों बैठे हुए हैं, उसमें आपको पाँचों की हाँ। बॉडी लैंग्वेज से ही पता चल जाता है कि वो किस हद तक हम लोगों ने मतलब सोचा कि वो कैसे होने चाहिए और वो कितना अपने कैरेक्टर्स के अंदर थे। तो मुश्किल टास्क है, आसान टास्क नहीं है क्योंकि ये एज़ अ डायरेक्टर स्क्रिप्ट अगर आप वैसे पढ़ें पेपर के ऊपर और जब आप उसको विजुअली देखें तो ये बड़ा एक डिफरेंट होता है। क्योंकि नुआंसेस जो हैं वो विजुअली निकल रहे होते हैं, चीज़ें विजुअली निकल रही होती हैं। उनको बनाने में थोड़ा लगता है थोड़ी मेहनत होती है, आसान नहीं था। अच्छा एज़ अ डायरेक्टर एक चीज़ दिमाग में आती है कि अगर आप कोई स्क्रिप्ट दिमाग में सोच रहे हो या कोई सीन वो सोच रहे हो, तो ये काफ़ी मुश्किल होता है कि एक्टर को बताया जाए कि मैं किस तरीके से सोच रहा हूँ या मैं किस तरीके से करवाना चाह रहा हूँ। क्योंकि सबसे मुश्किल मेरे को यही चीज़ लगती है एज़ अ डायरेक्टर अगर मैं अपनी जगह अपने आप को एज़ अ डायरेक्टर रख के सोचूँ, तो यार मैं जो सोच रहा हूँ वो अपने सामने वाले बंदे को कैसे बताऊँ कि मैं इस तरीके से सोच रहा हूँ। तो इस उसमें बारे होता में ये है कुछ कि ये बस होता है कि जब आप डायरेक्शन दे रहे होते हैं तो मेरा ख़्याल है बैलेंस ऑफ एक्टिंग बहुत इम्पोर्टेंट होता है कि एक्टर जो है वो बैलेंस एक्टिंग करे। यूजुअली आप जैसे ही पहली दफ़ा पढ़ते हैं तो आप बड़ा ड्रामेटिकली उसे ओवरली पोर्ट्रेयल करते हैं किरदारों को। तो मुझे लगता है कि थोड़ा जब अंडर प्ले करेंगे तो फिर आप आहिस्ता, 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 आहिस्ता वो बैलेंस अचीव करते हैं। तो जैसे आप शेख साहब को देखें, शेख साहब को बड़ा ही मेलो और अंडर प्ले कराया है पूरी कहानी के अंदर कि वो और वैसे ना सुकून वाला दिखें, कैरेक्टर जैसे वो पिछली फ़िल्मों में दिखते आए हैं। वो कर्टेल करें अपने कैरेक्टर को, वो रोक के रखें, वो थम के रखें। तो जिस तरह से उनकी हाथों की मूवमेंट्स हैं, जिस तरह से उनका देखना, चलना, उनकी वॉक है। फ़वाद क्योंकि थिएटर के एक्टर हैं, तो वो काफ़ी सारी डिटेल्स उनके पास पहले से किरदार के लिए थी कि वो क्या-क्या कर सकते हैं। नौरीन थिएटर की एक्ट्रेस हैं, तो उनके साथ था और यमुना तो हैं ही इतनी ज़बरदस्त एक्ट्रेस कि वो तो आप किरदार उनके साथ डिस्कस करें, तो उनके पास इतने आइडियाज़, चीज़ें और अपनी इतनी रिसर्च वो खुद करती हैं और इतनी ज़्यादा वो डूब के चीज़ों के खुद अपनी वर्किंग उनकी चल रही होती है, बैक एंड पे कि कैसे देखना है, क्या करना है, क्या ऑब्जर्वेशंस हैं। सो वो उनकी एक्टिंग में हमेशा हर वक़्त आपको सीन में एक नयापन, एक नया एक्सप्रेशन, एक नई चीज़ जो कि कॉम्प्लीमेंट करे उस सीन को आपको नज़र आती है। एक्चुअली यमुना जैदी को मैं देखता हूँ कि काफ़ी अगर लिमिटेड कैरेक्टर भी मिले ना, तो उसको बड़े बेहतरीन तरीके से करती हैं। जैसे कि तेरे बिन की मैं बात करूँ, जो एक उनका सुपर हिट ड्रामा है, तो उसके अंदर भी मेरे ख्याल से बहुत लिमिटेड उनको कैरेक्टर दिया गया था। ऑल्दो वो थी तो लीड कैरेक्टर में, लेकिन वाज अली मेन कैरेक्टर में थे। फिर भी उनकी एक्टिंग बड़ी शानदार लगी लोगों को, जहाँ से उनका एक समझे गेम चेंजर साबित हुआ। पहले से एक्टिंग तो वो बहुत चीज़ ज़बरदस्त करती हैं।
लेकिन यमुना जैदी के साथ आपको काम करने में कैसा लगा कि कितनी हाउ हाउ टैलेंटेड शी इज़? मेरे ख़्याल से आउटस्टैंडिंग एक्ट्रेस है, आउटस्टैंडिंग मेहनत करती हैं, बहुत ज़्यादा उनका दिल और जान लगा देती हैं। आई थिंक कि जब वो उनको पता होता है कि मेरे सीन में क्या रिक्वायरमेंट है, इस सीन में कौन से ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि उनको पिक करने होते हैं, वो जो उनकी चीज़ें बड़ी सही पिक करती हैं। और उनकी अपनी मैंने वही कहा ना, उनकी अपनी खुद की उस कैरेक्टर से रिलेटेड जितनी रिसर्च वो अपनी खुद कर सकती हैं, वो उन्होंने पूरी की हुई थी। यानी कि आप नोट करें कि इवन के वार्डरोब में भी उनको कोई इश्यू नहीं था कि वार्डरोब किस तरह का होगा, किस टाइप का होगा। मतलब ये नहीं कि उनको कोई बड़े दूसरी मुख्तलिफ तरह के कपड़े पहनने हैं, लेकिन जो कैरेक्टर के लिए सूटेबल हैं, वो एग्ज़ैक्टली वही होने चाहिए, उसी तरह की फ़ील होनी चाहिए, चाहे वो जूते हों, चाहे वो हाथ में कोई बैंड हो या कोई घड़ी हो। और जिस तरह से फ़िल्म कहानी में या सीन का कोई एक ऐसा इम्पोर्टेंट वाइटल चीज़ है। बैंड से एक चीज़ याद आई कि कॉस्ट्यूम्स किसने सिलेक्ट करे थे? क्योंकि कॉस्ट्यूम्स तो उनका तो जवाब ही नहीं था। उनको ऐसा देखकर लग नहीं रहा था कि आप कोई फ़िल्म देख रहे हो, बल्कि आपको ऐसा लगा कोई रियलिटी के किसी के घर में आप गए हो और उसकी कहानी देख रहे हो। इतने ज़बरदस्त कॉस्ट्यूम्स के मज़ा आ गया उनको ये देख कर। हमारी स्टाइलिस्ट हैं मरियम अज़मी, उन्होंने किया था उनके साथ। और ये बड़ी अच्छी है कि हमने जब ये इसकी फ़िल्म की कास्ट टीम कंप्लीट की थी, जिसमें हमारी डीओपी, स्टाइलिस्ट, एसोसिएट प्रोड्यूसर और जितने हमारे एडीज़, इवन के हमारे क्रिकेट कोच और जितने हमारे वाइटल जो कि जिन्होंने क्रिएटिवली ऑन ग्राउंड सेट्स पे काम करना था, तो हम लोगों ने ग्रैंड इसकी एक बहुत डिटेल रीडिंग्स की थी और बार-बार की थी आर्ट डायरेक्टर उनके साथ। और हमें पूरा स्क्रिप्ट हमारे राइटर्स ने बैठ के सुनाया था, जिसमें उन्होंने अपनी चीज़ें डिटेल्स नोट की, रिसर्च की कि लड़कियाँ कैसे करती हैं। उन्होंने अपनी सी चीज़ें सोची कि आम ज़िंदगी में दिखने वाले लोग जो कैरेक्टर्स हैं, वो किस तरह के कपड़े पहनते होंगे, एक मिडल क्लास में किस तरह की चीज़ें होती। और उसमें रंगों फ़िल्मों की में एक कोहेरेंस है, फ़िल्मों में रंगों की थोड़ा-सा कोहेरेंस आर्ट के साथ। सॉरी? हाँ, कैंटीन मैं कह रहा हूँ जैसे फ़िल्मों मूवीज़ के अंदर ना आपको देखते हुए कॉस्ट्यूम्स वग़ैरह ऐसा लग रहे होते हैं कि यार ये थोड़ा-सा फ़िल्मी टाइप के हैं। लेकिन नायाब के अंदर आपको ऐसा लगा कि यार ये फ़िल्मी टाइप के नहीं है, ये मतलब इसके कैरेक्टर के हिसाब से बनाए गए हैं बिल्कुल। बस उसमें मोहसिन जब एक आपकी थीमेटिकली आप अलाइन्ड हो ना क्रिएटिवली, कि जब आपको रियलिस्टिक या रियलिज़्म क्रिएट करना सिनेमा की स्क्रीन के ऊपर और आपको ऐसे किरदार पेश, क्योंकि आपका स्क्रिप्ट वो रियलिज़्म माँगता है ना, वो अगर रियलिस्टिक नहीं होगा, तो बड़ी हाँ, बुनियादी सी कहानी बन जाएगी ना। तो वो रियलिज़्म बनाने के लिए आपको फिर हर चीज़ उसके हिसाब से, चाहे वो आर्ट डायरेक्शन हो, कि वो तौलिया भी पीछे लटका हुआ हो, वो दवाइयाँ भी रखी हुई हों, पानी के ग्लास भी वहाँ रखे हों, चाय भी हो, किरदार कैरेक्टर्स के कॉस्ट्यूम्स भी वैसे हों जो कि बुनियादी तौर पे वैसे ही लगते हों, आपको उनमें कोई ऐसे अछूतापन वो चीज़ ना हो जो कि उनको डिस्कनेक्ट करे रियलिज़्म से। तो रियलिज़्म को कम बनाना भी तो एक आर्ट है ना अपने अंदर। तो उस आर्ट में ये होता है कि जब आपको पता होता है कि आपको क्या क्रिएट करना है, तो फिर आपका स्टाइलिस्ट, आपका आर्ट डिपार्टमेंट, आपका सिनेमेटोग्राफर, वो सब उसी के लिए काम करते हैं फिर। उसी लीड अच्छा लेते हैं ना उसी तरह से। नायाब को बनाने के बाद एक कंट्रोवर्शियल सवाल ये है कि कुछ टाइम पहले शान शायद का एक क्वेश्चन एक एक उनका मौक़िफ़ आया था कि पाकिस्तानी सिनेमा को ग्रो करने के लिए यहाँ नहीं जाऊँगी, वहाँ नहीं जाऊँगी से निकलना पड़ेगा। तो आप इस बात से एग्री करते हैं? आई थिंक मैं एग्री तो नहीं, मुझे ख़्याल है सिनेमा हर तरह की कहानियाँ आपके लिए ना होनी चाहिए, हर तरह के स्टाइल की कहानियाँ होनी चाहिए। तो मुख्तलिफ़ जब स्टाइल्स की कहानियाँ होती हैं, मुख्तलिफ़ तरह की फ़िल्में होती हैं, तो उसकी ऑडियंस भी मुख्तलिफ़ तरह के लोग होते हैं। तो मेरे ख़्याल से कलेक्टिवली हर एक का अपना स्टाइल है बनाने का, कहानियाँ लिखने का, कहानियाँ सुनाने का। तो स्पेस होनी चाहिए हर तरह के काम को देखने की, परखने की। बस एक पॉइंट ज़रूर है कि इंस्पिरेशन बॉलीवुड से बहुत ज़्यादा नहीं लेनी चाहिए। मेरा ख़्याल है आप इंस्पिरेशन ले सकते हैं, लेकिन इंस्पिरेशन को इतना हावी नहीं करना कि आप अपनी आइडेंटिटी को कहीं मिस कर जाएँ। क्योंकि आप उसकी कोशिश में कॉपिंग में जब लग जाते हैं, तो फिर आप अपनी आइडेंटिटी को भूल जाते हैं। तो कोशिश करें, ये करना चाहिए कि बस अपनी कहानियाँ जो हमारे आस-पास की हैं, वही हमें आगे लेके जाएँगी। अच्छा, मैं आपके म्यूज़िक को सुनते हुए सॉन्ग्स को सुनते हुए ये बड़ा मज़ा आया कि कोई भी सॉन्ग आपको ओवर द टॉप नहीं लगेगा। मतलब कि हर 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 सॉन्ग जो है आपको स्क्रिप्ट के हिसाब से लगेगा। जो पहला सॉन्ग आया वो शादी के हिसाब से, फिर मेंटल सा दिल जिस टाइम पर आया वो तो आउटस्टैंडिंग मूवमेंट थी। तो म्यूज़िक वगैरह की क्या मने आपके सॉन्ग्स वगैरह के बारे में क्या सॉन्ग्स का ये है कि यार सॉन्ग्स के ऊपर बड़ी मेहनत की है, बड़ा सोच समझ के गाने बनवाए थे। और ऐसा था कि जैसे कि कमर्शियल फ़िल्म के अंदर गाने होने चाहिए, जैसे एक कहानी जैसे पुरा होती थी ना फ़िल्मों में, कि उसके गाने भी सुने जाएँ, उसके गाने बाद में ऑडियो भी सुनी जाए
और गाने फ़िल्म के अंदर का भी हिस्सा बने, तो वो एक ऐसी सिचुएशन पर आएँ और सिचुएशनल्स गाने हों, यानी कि सिचुएशन को कॉम्प्लीमेंट करें, यानी कि उस कहानी को एलिवेट करें। जैसे मेंटल सा दिल है, तो ये एक ऐसा ही गाना चाहिए था कि जिसमें पाँचों कैरेक्टर्स खुश हैं, चाहे वो ज़ैन है, उसामा खान का जो कैरेक्टर था वो, नायाब, अक्का, उसका सादिया, जितने कैरेक्टर्स हैं उस वक़्त कहानी के उस मोड़ पर थे जब वो खुश थे। तो उसकी कहानी के लिरिक्स भी रिज़वान साहब से फिर वैसे ही हमने बार-बार रीराइट करवा के और ऐसे अल्फ़ाज़ इस्तेमाल किए जो थोड़े कम सुने जाएँ, तो वो गाना उस पॉइंट पर आया जो सेपरेशन सॉन्ग है जो हमने रिलीज़ नहीं किया, जो सबको बहुत पसंद आया है। तो वो भी कुछ अरसे बाकी में में इंशाअल्लाह को रिलीज़ नायाब के कुछ सॉन्ग्स तो ऐसे हैं, नायाब के कुछ सॉन्ग तो ऐसे हैं जो मेरी प्लेलिस्ट में अपनी जगह बना गए हैं। मतलब उनको बार-बार सुनने का मन करता है, जिसमें से एक मेंटल सा दिल तो बिल्कुल ऐसा है जिसको देखने के बाद, सुनने के बाद आपको मज़ा आता है। और बाकी जितने भी गाने जैसे ओएसटी नायाब का है और जो हमारे शहनी सॉन्ग था, इवन कि वो जुनून गाना जो पैट्रियोटिक गाना था, वो तो हाँ, दोनों हर तरह के मिज़ाज के हिसाब से गानों को भी रखा गया था कि ऑडियंस मुख्तलिफ तरह की है जो कि फ़िल्म देखेगी और सुनेगी गाना। तो उसके अंदर यंग फ्लेवर भी हो जिसमें वो इरादे गाना है जो दानिश रूमी का, जो नायाब और ज़ैन के उस पे आता है। तो वो भी एक बिल्कुल ही कंटेम्परेरी स्टाइल का गाना है। जुनून जो है वो हमारा बिल्कुल कंटेम्परेरी स्टाइल का एक पैट्रियोटिक गाना जो के अंदर उसके अंदर बड़ा ज़रूरी था उस वक़्त। आजकल के ज़माने के लिए तो बड़ा ज़रूरी तो था। तो जो है ना 14 अगस्त के मौके पे बहुत चलने वाला है, मुझे ऐसा लगता है। हाँ, वो बड़ी हमारी कॉनोटेशन थी कि पैट्रियोटिज़्म की भी जो डेफ़िनेशन है मुल्क की हालात को देखते हुए बड़ी बदलती सी जाती है, जा रही है। लोगों का पैट्रियोटिक लेवल भी बड़ा मुख्तलिफ हो चुका है। तो वो अब वो जोश या वो जो जज़्बा है उसकी कोई न कोई और डेफ़िनेशन है। और इसीलिए हमने उसके अंदर वो फैज़ साहब का भी एलिमेंट यूज़ किया शायरी का और बाकी ओरिजिनल पोएट्री है नताशा और निम्रा गिलानी की। अच्छा उमैर भाई कुछ फ्यूचर के बारे में कुछ ऐसे प्लान्स हैं कि पाकिस्तानी सिनेमा जो है वो इंटरनेशनल मार्केट से कॉम्पीट कर सके? कॉम्पीट कर ही रहे हैं, हम लोग सारी ट्राई कर रहे हैं, अभी तक जितनी फ़िल्में आई, जितनी फ़िल्में लास्ट गुज़री हैं, जैसे चिक्कड़ है, उसमें कहानी एक इंटरेस्टिंग कहानी, इंटरेस्टिंग स्टोरी लाइन है और ये सारी वो कहानियाँ जो कि अब बैनुल-अक़वामी तौर पे मेरे ख़्याल से नैरेटिवली मुकाबला कर सकती हैं इंटरनेशनल मार्केट में बहुत सी और कहानियों का। गुंजल जैसे थी स्टोरी, अच्छी इंटरेस्टिंग स्टोरी लाइन बनी हुई है। नहीं सर। तो उस तरह की जो कहानी है, तो अब ये सारी की सारी ऐसा नैरेटिव्स हैं, जो कि अब आप देखते रहे ना, वही जो मैंने पहले भी बात की थी कि लोगों का एलिवेट हुआ है ना, देखने का तरीका और फ़िल्मों को परखने का तरीका। तो आने वाले दिनों में जो चैलेंज मुझे लगता है, वो बाकी फ़िल्म मेकर्स के लिए शायद एक बहुत बड़ा चैलेंज है, कि वो अब कैसी स्टोरीज़ बनाएँगे? क्या वो अभी तक फ़िल्मी लोगों के लिए वैसी कहानियाँ बनाएँगे, जो अब तक बनती रही थी या फिर अपने स्टाइल को उनको थोड़ा बदलना होगा? तो चैलेंज तो है ये और लेकिन ये कि फ्यूचर में यही सब हैं क अगर इसी तरह की चीज़ें बनती जाएँगी और बेहतर तौर पे, तो वो मुकाबला भी करेंगी। अच्छा, अभी इससे पहले जितनी भी नायाब से पहले जितनी मूवीज़ रिलीज़ हुई जैसे चिक्कर हो गई, बकरी हो गई या फिर गुंजल हो गई, कंटेंट में दम था। लेकिन मैंने एक चीज़ ये देखी कि मार्केटिंग बहुत ही लो लेवल पे, इतनी लो लेवल पे कि मतलब ज़्यादातर ऑडियंस को पता ही नहीं है कि इस वक़्त पाकिस्तान की कौन-सी फ़िल्म सिनेमा के अंदर लगी हुई है। इसके टोटली अगेंस्ट अगर आप बॉलीवुड को देखें, आपको लगता है कि सलार, केजीएफ इन जैसी मूवीज़ को मार्केटिंग करने की ज़रूरत है। मेरे हिसाब से तो नहीं है। लेकिन फिर भी ये यूट्यूब पे, फेसबुक पे इतने ऐड लगा-लगा के दिमाग में ठोक देते हैं कि आपने फ़िल्म देखनी ही देखनी है। तो नायाब के अंदर मैंने ये चीज़ नोट करी कि भाई साहब मार्केटिंग में लगाया और ठीक-ठाक लगाया और यही चीज़ मेरे हिसाब से आजकल बड़ा गेम चेंजर साबित हो रही है। ये इसका मैं मेरे ख़्याल से पूरा क्रेडिट दूँगा जो हमारे पार्टनर्स हैं इसमें केनीज़ फ़िल्म्स के साथ हमने ये की प्रेज़ेंटेशन जिसमें हमने उनके साथ पार्टनर किया। उसमें हमारे जो एग्ज़ीक्यूटिव प्रोड्यूसर हैं डेविड एंड एगी इनका विज़न था कि जी इसको मार्केट भी सही तरीके से होना चाहिए अगर फ़िल्म आए। और फिर जो हमारे रुमीना के साथ जो हमारे दूसरे प्रोड्यूसर हैं उमैर इरफ़ानी, सो उन्होंने बड़ी बहुत ही अपनी जितनी एफ़र्ट हो सकती थी लगाई कि जी जितने बिलबोर्ड्स की प्रेज़ेंस हो सके मेजर सिटीज़ के अंदर वो लगाई जाए और बताया थोड़ा जाए कि वो सब क्योंकि वो मार्केटिंग में कोई आज तक सोच नहीं रहा था कि बिलबोर्ड्स को भी यूज़ किया जा सकता है, तो वो उनका आइडिया था जी कि ऑन ग्राउंड ऐसे बिलबोर्ड्स लगाएँ ताकि लोगों की रिकॉल वैल्यू मैं बने, देखें। रिसेंटली अभी कराची में था, तो कारसाज पे मैंने जो बना हुआ है पुल उसके ऊपर मैंने नायाब का पोस्टर देखा, मैं तो दिल खुश हो गया, वाह यार क्या मार्केटिंग करी है। हाँ, तो वो लोगों के लिए ज़रा नई चीज़ थी क्योंकि अभी फ़िल्मों के मैंने तो काफ़ी अर्सा हो गया कोई बिलबोर्ड्स मैंने तो इससे पहले नहीं देखे और हमने कोशिश की कि जिस हद तक कि वो
प्रेज़ेंस रहे ऑन ग्राउंड, क्योंकि लोग सोशल मीडिया पे तो देख ही लेते हैं और उसपे तो मार्केटिंग हो ही जाती है, तो ऑन ग्राउंड एक्टिविटीज़ में एक बड़ा इम्पोर्टेंट एलिमेंट है इन सारी मार्केटिंग का भी। और तो ये मेरे ख़्याल से क्रेडिट जाता है इन सब लोगों को कि जिन्होंने इसके ऊपर बड़ी मेहनत से इसको एग्ज़ीक्यूट करवाया। चलिए और ये उमर भाई, ज़रूरी भी होता है ये फ़िल्म के लिए। जी, सॉरी? फ़िल्म के लिए ज़रूरी भी है उसकी बात बनने के लिए। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आजकल मार्केटिंग वाला फैक्टर तो इग्नोर ही नहीं कर सकता। मैंने आपको एक चीज़ हाइलाइट करी कि देखिए बॉलीवुड की जो बड़ी मूवीज़ हैं उनको मार्केटिंग की मेरे हिसाब से नहीं ज़रूरत, लेकिन फिर भी वो इतनी कर देते हैं कि बंदा जहाँ देखे वहाँ वहाँ केजीएफ, वहाँ सलार, वहाँ गद्दन की, इस हिसाब से मार्केटिंग हो रही होती है। बस हमारे यहाँ लेकिन क्योंकि फ़िल्म देखने का रुझान वैसा है नहीं, कल्चर ही नहीं है। जैसे बाकी ममालिक में तो लोग ये वेट करते हैं कि फ्राइडे को क्या आ रहा है, क्योंकि वो जाके देखना चाहते हैं। हमारे यहाँ वो कल्चर है नहीं, डेवलप ही नहीं हुआ ना, क्योंकि फ़िल्मों का रुझान बनता है कि जब आप जाना शुरू करते हैं, सिनेमा कल्चर बनता है जब फ़िल्में ज़्यादा आती हैं। तो ये बड़ा मुश्किल है सिनेरियो, जैसे इस पॉइंट पे भी जो नायाब अभी रिलीज़ हुई है, ये एक बहुत ही बड़ी एफ़र्ट है और सिनेमा की इंडस्ट्री को खड़ा करने के लिए एक बहुत बड़ा कदम था। क्योंकि लोग या तो ईद रिलीज़ेस पे ही फँसे हुए हैं कि जी सिनेमा में छोटी ईद पे हो, ऑब्वियसली थोड़ा फ़ायदा ज़्यादा होता है, लोग उस वक़्त ज़ोन में होते हैं, लेकिन क्या सिनेमा सिर्फ़ ईद के लिए तो नहीं रह गया। तो इसीलिए एक बड़ी बोल्ड एफर्ट थी फ्रॉम द डिस्ट्रीब्यूटर्स, फ्रॉम द मेकर्स, फ्रॉम एवरीवन कि इसको ऐसे टाइम पे रिलीज़ करें, जब अभी लोगों के पास वैसे भी कोई एवेन्यूज़ ही नहीं है। इलेक्शन में पता नहीं लोगों का इंटरेस्ट है, नहीं है, उनका किसी और भी चीज़ में इंटरेस्ट है कि नहीं है। इलेक्शन के टाइम के बावजूद नयाब के ऊपर इतना अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा म है। रिस्पॉन्स आना ये बहुत बड़ी बात है। ये मतलब इसका जो भी अभी जब तक है कि जो लगी हुई है, तो लोग जाके देख रहे हैं, तो इसका मतलब कि अभी 5th डे, अभी हमारा एक लॉन्ग वीकेंड भी आ रहा है, 5th डे का कश्मीर डे पे भी ऑफ है, तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि और भी लोग आएँ और देखें। तो ये एक बहुत बड़ा स्टेप था और आई थिंक हम कामयाब हुए हैं। आई थिंक कि ये लॉलीवुड इंडस्ट्री के लिए एक बहुत बड़ा स्टेप है कि कोई फ़िल्म और यमुना ज़ैदी जैसे एक्टर की, जो कि इस वक़्त पाकिस्तान की सबसे बड़ी स्टार हैं, उन्होंने सपोर्ट करने के लिए उनकी फ़िल्म यहाँ पर आती है और लोग देखने के लिए जाते हैं। तो ये आई थिंक ये एक क्या कहेंगे आपकी हमारी तरफ से एक वो है, शेयर है इस इंडस्ट्री के लिए, पाकिस्तान के लिए। अच्छा उमर भाई, आखिरी सवाल आपसे करूँगा और बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल है ये। बॉक्स ऑफिस पर पाकिस्तानी मूवीज वर्क क्यों नहीं कर पा रही? सबसे बड़ी रीजन क्या है? क्योंकि द लेजेंड ऑफ मोलाजेट के बाद देखिए इतनी तो समझ आ गई है कि ऑडियंस मूवी देखना चाहती है। ये पाकिस्तान में 100 करोड़ का बिजनेस स्टार्ट जाना आसान काम नहीं है। ये बात तो समझ आ गई है कि बॉक्स ऑफिस पर अच्छी रन कर सकती है मूवीज और ऑडियंस भी देखना चाहती है, लेकिन इसके बावजूद कुछ मूवीज क्यों इतना पीछे रह जा रही हैं? देखें आपने कैनिबल मूवी अभी आई थी, जो कि बड़ी जिसके अंदर वॉयलेंस बहुत ज़्यादा है। सो हमारे जो माशरे तौर पर जो हमारा देखने का अंदाज़ है, वो बहुत वॉयलेंट हो चुके हैं। हम कहानियों मुझे तो ये लगता है और आपको बहुत ज़्यादा फ्लैशी और उस तरह की कहानी शायद आपको कहीं समझ में आती है और वो बड़ा एक बहुत बड़े सेगमेंट को, जो कि हमारा मेल सेगमेंट है माशरे का, वो देखना चाहता है इस तरह की कहानियाँ। तो वो निकले बाहर, उन्होंने देखी भी, उन्होंने इसको देखा भी। लेकिन ये कि सिनेमा तो उसी वक़्त चलता है ना जब मुल्की हालात भी सही हों, लोगों की अप्रोच भी हो, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो उसपे आपके करते हैं। लोगों के पास पावर ऑफ बाइंग कितनी है, क्या वो पैसे खर्च करना चाहते हैं? जब वो 4 दफ़ा ये सोचें कि यार इस पे तो इतने पैसे लग जाएँगे जाने में, तो क्या वो जाएँगे? और दूसरा उसमें एक रोल फ़िल्मों का भी है, हमारी पाकिस्तानी फ़िल्मों का, कि सिवाय मौला जट के अलावा किसी ऐसी फ़िल्म ने उनको इतना भरोसा ही नहीं दिया। वो एक उन्होंने छाप सही लगा बात। लीजिए कि पाकिस्तानी मूवी है तो शायद बुरी होगी और आई थिंक इसमें मेरे ख़्याल से वजह नहीं है कि ऐसी, बिल्कुल सही बात है कि बहुत सी फ़िल्में आई जो कि वाक़ई में ऐसी थी कि लोगों के पैसे भी ज़ाया हुए और कोशिश की कि वो ना, तो वो वाला फैक्टर भी एक मौजूद हो गया, तो वो फ़ेथ बढ़ाना वापस से लाना, ये बड़े चैलेंजेज़ हैं, लेकिन ये उसी वक़्त तय होंगे जब सिनेमा में कुछ ना कुछ आता रहेगा। और अभी ईद पे जैसे फ़िल्म दोबारा आने वाली है, वजाहत रऊफ़ साहब की फ़िल्म बना रहे हैं, उनका आने वाली है। बकरा ईद के लिए फ़िल्म है, शोएब मंसूर की फ़िल्म आने वाली है। तो ये आहिस्ता-आहिस्ता फ़िल्में आती रहेंगी तो रुझान बनता रहेगा। सॉरी? उम्रो यार से आपको कुछ एक्सपेक्टेशन है? उम्रो यार उम, एक जो उम्र लेटेस्ट उम्रो यार अभी आ रही है, तो अभी उसके तो कुछ ही टीज़र्स हैं जो कि अभी उन्होंने चलाना शुरू किए हैं सिनेमा के ऊपर। तो मेरे ख़्याल से वही बात कि मार्केटिंग को थोड़ा जब वो बढ़ाएँगे और थोड़ा-सा और लोगों तक पहुँचेगी बात, तो होपफुली वो एक अच्छी फ़िल्म साबित हो, जब आने के बाद, सिनेमा में आने के बाद। टैक्स वाली गेट के बारे में क्या ख्याल है?
टकसाली गेट भी देखें, मैं वही कह रहा था ना जो मैंने पहले बात की है, कि फ़िल्में तो मुस्तकिल तौर पे आती रहेंगी, तो रुझान भी बनता रहेगा और लोगों का मिज़ाज भी बनता रहेगा और लोगों का ये बिलीव रहेगा कि जो फ़िल्में पाकिस्तानी लॉलीवुड की तरफ से आ रही हैं, वो अच्छी हैं, वो बेहतर हैं, उनमें कहानी देखने वाली है, सुनने वाली है। तो टकसाली गेट के लिए भी यही होगा कि भई जब वो फ़िल्म अभी आएगी और लोग देखेंगे और अगर उनको उसमें से कोई कंटेंट ऐसा बेहतर नज़र आता है और उनको अच्छा लगता है, तो ये मेरे ख़्याल से खुशाइंद बात है कि वो अभी आ रही है, फिर उसके फ़ौरन बाद कुछ और फ़िल्में लाइन अप हुई हुई हैं। तो होपफुली सबके लिए बेहतर हो। चलिए उमर भाई, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। बड़ा मज़ा आया आपके साथ बातचीत करने के लिए, इंशाल्लाह बातचीत होती रहेगी। थैंक यू मोहसिन, आपने बुलाया और आपका बड़ा शुक्रिया कि आपने मैं आपके रिव्यूज़ भी काफ़ी हमने नोट किए हैं, देखे हैं। मुझे तो बल्कि देखने ज़्यादा बहुत से लोगों ने शेयर किए थे कि ये रिव्यूज़ आप बड़े अच्छे रिव्यूज़ करते हैं बॉलीवुड एंड पाकिस्तानी सिनेमा पे। तो थैंक यू वेरी मच आपके टाइम का। थैंक यू उमर भाई, अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़, खुदा हाफ़िज़।